हेलो विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं सूरदास का जो जीवन परिचय है। क्लास 10 का जो प्रथम पाठ है उसमें दिया हुआ जो सूरदास है उनके जीवन परिचय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास का जीवन परिचय। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं सूरदास का जन्म। ठीक है, जन्म कब कहाँ हुआ था, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सूरदास का जो ऑथेंटिक डेट है वो तो पता किसी को नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग उनका जन्म 1478 के आसपास माना जाता है। ये भक्ति काल के कवियों में इनको गिना जाता है। क्यों, कौन से काल में? भक्ति काल के जो कवि थे उनमें इनको गिना जाता है। और भक्ति काल, देखो, दो काल होते हैं, काल दो काल माने गए हैं। एक तो है भक्ति काल और दूसरा है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है। दो प्रकार के कवि आपके हिंदी में रखे गए हैं, एक तो भक्ति काल के कवि और दूसरा आधुनिक काल के कवि। अब देखो, भक्ति काल के कवियों में कौन कौन से कवि शामिल हैं। भक्ति काल का समय 1350 से 1750 के बीच का माना गया है और आधुनिक काल का समय 1750 से वर्तमान अपन उसको कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान जो अभी भी चल रहे हैं वो सभी आधुनिक काल के कवि गिने जाते हैं। 1350 से लेकर 1750 के जो कवि हैं वो सभी भक्ति काल के कवियों में गिने जाते हैं। तो इनमें जैसे मीरा है, ठीक है, सूरदास है, रहीमदास है, ठीक है, इसके अलावा कबीरदास है, ठीक है। इस प्रकार से लगभग कहने का मतलब ये है कि 1350 से लेकर 1750 के बीच के जिनका भी जीवन या उनका जिनका कार्यकाल था, जिनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी, वो सभी कवि भक्ति काल के कवियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आधुनिक काल के कवि, अब आधुनिक काल के कवि अनंत हैं, बहुत सारे हैं। 1750 के बाद तो बहुत सारे कवि हुए हैं, ठीक है, और अभी भी चल रहे हैं। तो 1750 के बाद के जितने भी कवि हैं, जिनका जन्म और मृत्यु जो भी चल रही है, वो सभी आधुनिक काल के कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो देखो, सूरदास का जो जीवन परिचय है वो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको उनका जन्म लिखना है। तो उनका जन्म सन 1478 ईस्वी, ठीक है, 1478 के आसपास लगभग कह सकते हैं, ठीक है ना, लगभग। ऑथेंटिक किसी को पता नहीं है कि इनका जन्म वास्तव में 1478 में ही हुआ था क्या, ठीक है, लगभग माना गया है। ठीक है, इनके जन्म स्थान के बारे में भी दो स्थान के बारे में बताया गया है। जैसे पहला है, एक तो है रेणुका क्षेत्र, ठीक है। रेणुका क्षेत्र कहाँ पे आता है? आगरा यूपी के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? आगरा यूपी के अंतर्गत आता है, आगरा। और आगरा कहाँ पे है? यूपी के अंतर्गत इनको माना गया है। दूसरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के निकट एक स्थान है, वहां पर इनको माना गया है। तो दिल्ली के निकट जो स्थान है वो सीही नामक कोई स्थान है, वहां पर इनका स्थान माना गया है। दिल्ली के निकट सीही जो एक स्थान है, वहां पर भी इनके जन्म स्थान के बारे में मान्यता है। ठीक है, तो देखो, सूरदास का जो जन्म है वो 1478 के आसपास माना गया है और लगभग उनके दो स्थानों के बारे में मान्यताएं प्रचलित हैं। एक तो है रेणुका जो आगरा यूपी के अंतर्गत पड़ता है और दूसरा है दिल्ली के निकट एक सीही नामक क्षेत्र में भी उनके जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब उनके बात करते हैं अपन उनके माता पिता की। तो उनके पिता रामदास, क्या है उनके पिता का नाम? रामदास, जो क्या थे? पेशे से गायक थे। क्या थे वो? गायक थे। सूरदास के जो पिता थे वो गायक या भजन या गाया करते थे। ठीक है, तो वो गायक थे, पेशे से गायक थे। उनकी माता का नाम माता जमुना दास, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या है? जमुना दास। उनकी पत्नी रत्नावली,
रत्नावली। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या बताया गया है? रत्नावली, रत्नावली बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन बचपन का नाम। बचपन का नाम, अब उनके बचपन का जो नाम था वो मदन मोहन के नाम से जाने जाते थे। मदन मोहन, क्या नाम था इनके बचपन का नाम? मदन मोहन के नाम से इनको जाना जाता था। तो देखो, इनका जो जन्म है वो 1478 के ईस्वी के आसपास लगभग उनको माना जाता है। उसके अलावा उनके जो जन्म स्थान है वो दो हैं। रेणुका क्षेत्र जो आगरा यूपी में पड़ता है, दूसरा दिल्ली के निकट एक सिही नामक स्थान है, वहां पर भी इनके जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। उनके पिता का नाम रामदास, जो एक पेशे से गायक बताए गए हैं। ठीक है, उनकी माता का नाम जमुना दास, उनकी पत्नी का नाम रतलावली बताया गया है और उनके बचपन का नाम मदन मोहन बताया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं देखो क्या है रचनाएं। तो इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 10 रचनाएं लिखी हैं। कितने? लगभग 10 ग्रंथ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लगभग 10 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 रचनाएं सामने आती हैं। वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है सूरसागर, दूसरी सूरसागर है साहित्य लहरी है, और सूरसारावली साहित्य लहरी। ठीक है, तीसरी है सूरसागर के अलावा सूरसारावली भी है, सूरसारावली। ठीक है, ये भी इनकी रचना मानी गई है। तो देखो कौन कौन सी है? सूर साहित्य है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है। ठीक है, ये इनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से मानी गई है। ठीक है, लेकिन इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 10 रचनाओं का निर्माण किया है। ठीक है, लेकिन मुख्य 3 रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली इनकी प्रमुख रचना मानी गई है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा, ये अष्टछाप कवियों में इनको गिना जाता है। अष्टछाप कवि जिसको कहते हैं, अष्टछाप कवि क्या होते हैं? अर्थात देखो, ये आपको नोट करना है, थोड़ा सा आप आगे देखते हैं। जो सूरदास जी थे, इनको अष्टछाप कवियों में गिना जाता है। अब अष्टछाप कवि क्या होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अष्टछाप कवि क्या होते हैं, तो देखते हैं। अष्टछाप कवि, अब अष्टछाप किसे कहते हैं? अर्थात 8 कवियों का समूह। अष्टछाप कवियों अर्थात 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कवि कहते हैं। तो देखो कौन कौन से, पहले हैं वल्लभ नाथ जी महाराज जो थे, उनके 84 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 84 शिष्य थे, जिनमें मुख्य 4 शिष्यों को रखा गया है। पहला है सूरदास, दूसरा है कुंभदन दास। ठीक है, तीसरा है परमानंद दास। ठीक है, चौथे हैं कृष्णदास। कौन से हैं? कृष्णदास। ठीक है, ये जो वल्लभाचार्य के जो 84 शिष्य थे, 84 जो शिष्य थे, उनमें से 4 शिष्यों को यहाँ पर लिया गया है। और देखो दूसरे थे विठल नाथ जी। इनके लगभग 252 क्या थे? शिष्य थे। कितने शिष्य थे इनके? 252 इनके शिष्य थे। ठीक है, वल्लभनाथ जी के कितने थे? 84 शिष्य थे, जिसमें से 4 शिष्यों को लिया गया है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और विठल नाथ जी, जिनके 252 शिष्य थे, उनमें से भी 4 शिष्यों को यहाँ पर रखा गया है। तो वो 4 शिष्य कौन कौन से थे देखते हैं। छीत स्वामी, क्या है? छीत स्वामी। दूसरा चतुर्भुज दास। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है, उसके अलावा अपन आगे देखते हैं। तीसरा
गोविंद दास, ठीक है। चौथा नंद दास, ठीक है। ये 4 शिष्य, अर्थात 4 शिष्य तो ये और 4 शिष्य ये दोनों मिला के कितने हो गए? 8 शिष्य हो गए। कितने शिष्य हो गए? 8 शिष्य हो गए। और इन 8 शिष्यों के समूह को ही अष्टचाप कवियों में गिना जाता है। तो आपके लिए सूरदास के जीवन परिचय में एक लाइन तो यही बन चुकी है कि सूरदास को अष्टचाप कवियों में भी गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? अष्टचाप कवियों में भी सूरदास को गिना जाता है। ये अष्टचाप कवि आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितने हैं? वल्लभाचार्य के कितने थे? 84 थे। और विठलनाथ जी के कितने थे? 252, ठीक है। जिनमें से 4 और 4 विठलनाथ जी के, 4 वल्लभाचार्य के, 4 मिला के 8 कवियों के समूह को अष्टचाप कवियों में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? अष्टचाप कवियों में उनको माना गया है। अब अपन बात करते हैं उनकी मृत्यु। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु और कब हुई थी? तो देखो, इनकी जो मृत्यु थी वो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु पारसोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पारसोली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु या इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो ये था सूरदास का जो जीवन परिचय है। इनके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, ठीक है। ये वात्सल्य और श्रृंगार के कवि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के बारे में, उनका बचपन जो वात्सल्य था, प्रेम था, उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। और इनकी जो लेखनी है, इनके जो ग्रंथ है, उनमें ब्रज और अवधि की भाषा झलकती है। ब्रज और अवधि की भाषा उसमें देखने को मिलती है। और इन्होंने जो परंपरागत जो लोकगीत थे, उनकी परंपराओं को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। ये थे सूरदास का जीवन परिचय, जिसको आपको विस्तार से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उनके जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में आपको याद रखना है। उनकी जितनी भी डिटेल आपको मिल सकती है, वो सारे जीवन परिचय का मतलब यही होता है कि आप उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें कितने की याद हैं या कितने जानते हो। तो उन सभी बातों को अपन को जीवन परिचय में लिखना होता है, ठीक है। जैसे अपन ने जन्म स्थान के बारे में देखा, जन्म देखा, उसके बाद माता पिता का नाम रखा, उसके अलावा अपन ने पत्नी का नाम भी रखा, उनके बचपन का नाम बताया, उनकी रचनाओं के बारे में बात की, उसके बारे में, उनके बारे में जितनी भी डिटेल थी उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की। उनकी मृत्यु 1583 के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई है लगभग, ठीक है, लगभग अपन इसको कहेंगे। और स्थान था पारसोली नामक एक स्थान है जहां पर उनकी मृत्यु को माना गया है। तो ये था सूरदास का जीवन परिचय। अब सूरदास का जीवन परिचय आज अपने देखा है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सूरदास का जो पाठ है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लास 10th का जो प्रथम पाठ है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से उसका अनुवाद करेंगे, ठीक है।